यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो, स्वागत है आप सबका इस सेशन के अंदर। मेरा नाम वसु कटारा है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को और स्टूडेंट्स। 2025 यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वीडियो में इकोनॉमिक्स के सेक्शन से जो सवाल पूछे गए थे एक बारी में विद आंसर्स आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू नाउ। One request, please like the video so that maximum audience can watch it and it can reach to them. दोस्तों, ये बाइलिंगुअल सेशन होने जा रहा है, तो इंग्लिश प्लस हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू यू विद आंसर्स। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और 26 का एग्जाम आने वाला है। तो 26 का एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आपको। शुरू करते हैं आज के इस हमारे सीरीज के साथ। First thing first, there are 13 questions which I will be discussing today. Some of you will say कि सर questions तो शायद 15-16 आए थे। बेटा, कुछ questions current affairs के एरिया से थे जो हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स मिक्स थे। तो हम जो कोर इकोनॉमिक्स एरियाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट विद दिस क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग। ऑप्शन 1, बॉन्ड्स, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternate investment funds? इसका आंसर करंट अफेयर्स मैगजीन के थ्रू मिलता है। इसका आंसर मिलता है रमेश सिंह के थ्रू। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की बुक है। नितिन सिंघानिया अनफॉर्चुनेटली उतना क्लियरली इसे एक्सप्लेन नहीं करती, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉजिक यूज किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हैं, अभी इकोनॉमिक्स शुरू ही नहीं करी है, अभी उतना तजुर्बा नहीं है, तो तब आपको ये मुश्किल लग सकता है। बट मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लिखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ऑल्टरनेट तरीके हैं। यहाँ पे बॉन्ड्स और स्टॉक्स ये तो सबसे कॉमन है। बॉन्ड्स का मतलब होता है कि जैसे रिलायंस को पैसा चाहिए, रिलायंस एक बड़ी फेमस कंपनी है और आप और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के पास पैसे हैं। हमने रिलायंस को उधार पे दिया पैसा और रिलायंस ने रिटन डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया कि मैं पूरे होशो आवाज में ये वचन देता हूं, आई प्रॉमिस दैट आई विल रीपे द मनी विद इंटरेस्ट टू द पर्सन हु हैव गिवन द मनी टू मी, टू द लेंडर्स और द क्रेडिटर्स, जिन्होंने मुझे उधार दिया है पैसा। ये उधार का मैं सबूत दे रहा हूं कि मैंने उधार लिया है। तो रिलायंस ने ये बॉन्ड, एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक सर्टिफिकेट बनाया, एक सिक्योरिटी बनाई, जिससे ये चीज सुनिश्चित हुई कि इनको इतना पैसा विद प्रूफ विद इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स ये तो सबसे कॉमन मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब ऑल्टरनेट क्यों पूछा जाएगा भाई, जब सबसे कॉमन मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट? व्हाई विल बी टॉक अबाउट ऑल्टरनेट? सिंपल सा लॉजिक ये है कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स, इनके अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होती है हमारे देश के अंदर। बट देर आर सम न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है हेज फंड्स और दूसरा आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का सबसे इजी एग्जांपल आजकल अगर आप ये जो शार्क टैंक, ये जो शार्क टैंक चल रहा है, इसको देखते हैं, शार्क टैंक। तो इसमें जो ये शार्क्स बैठे होते हैं, अपना अपना बिजनेस बना के बैठे होते हैं, जेब में थोड़ा पैसा होता है। अब वो पैसा भी तो और ग्रो करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आओ हमसे इन्वेस्टमेंट ले लो, आपका बिजनेस अगर हमें इन्वेस्टमेंट के लायक लगेगा हम देंगे पैसा। ऐसे लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो नए बिजनेसेस में, जो रिस्की बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, जिससे वो पैसा ग्रो हो सके, मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो सके, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिल सके उससे। ठीक है जी। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये जानबूझ के इस प्रकार नए बिजनेसेस में, रिस्की बिजनेसेस में पैसा डालते हैं। तो ये मेथड हो गया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का दोस्तों। दूसरा है हेज फंड। हेज फंड्स आमतौर पे अमीर लोगों के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, मेरे पास $1 मिलियन पड़ा है, मैं क्या करूं, मैं हेज फंड्स जैसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को पैसा दे दूंगा। अब वो मेरे पैसे को आगे ग्रो करते रहेंगे, राइट? वो मेरे पैसे को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक्चुअली सेबी जो है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा हमारे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3।
ठीक है ना। इसमें एंजल इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें स्पेशल सिचुएशन फंड्स आते हैं, इसमें वेंचर कैपिटल आते हैं, अलग अलग प्रकार के फंड्स आते हैं दोस्तों, जिसमें दो फंड्स का नाम हमारे सामने दिया हुआ है, एक है हेज फंड और एक है वेंचर कैपिटल। तो ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स तो हो नहीं सकता, तो ऑल फोर तो हो ही नहीं सकता, काट दिया। ओनली थ्री भी नहीं हो सकता। अब या तो हेज फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों है, या तो दोनों में से एक तो मिनिमम होगा। तो यहाँ आपका 50% ऑफ द ऑप्शंस वी हैव रिमूव्ड। क्या सही आंसर होना चाहिए, मैंने बता ही दिया है, हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल, HF और VCF, ये मिलाकर होता है आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। और ये हमारा आंसर होगा ओनली टू। मतलब टेक्निकली इसका सही जवाब होगा बी दोस्तों। बॉन्ड्स और स्टॉक्स मेन इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, मुख्य तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट देने के, तो वो इसका सही आंसर नहीं हो सकते हैं। ओनली 2 and 4 कैन बी करेक्ट, सो ओनली 2 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। बॉन्ड्स मैंने बता दिया, उधार लेने का एक तरीका है, जहां पे एक पार्टी जैसे कि रिलायंस लोगों से उनसे पैसा उधार पे लेकर, उनसे पैसा लेकर, राइट, अल्टीमेटली उन्हें इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, ब्याज चुकाती है, उधार लेने का एक तरीका है। स्टॉक्स के माध्यम से आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी बिजनेस के पार्ट ओनर, हिस्सेदार ओनर बन जाते हो, पार्ट में ओनर बन जाते हो, इसलिए उसको शेयर कहते हैं। आपको एक शेयर, आपको एक स्टॉक मिलता है। तो हमने आंसर देखा बी है इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हम क्लियर हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आंसर हमको नितिन सिंघानिया से मिल जाता है, एनसीईआरटी से मिल जाता है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, पिछले वाला मैं कह सकता हूँ मॉडरेट डिफिकल्टी का था, ये इजी है। क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ते हो इकोनॉमिक्स की, एक टर्म जो है, जो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, वो है सीनियोरेज। सीनियोरेज का मतलब है कि वो इनकम जो RBI कमाता है, जो इतने सारे नोट्स प्रिंट करता है, करेंसी प्रिंट करता है, उससे नोट्स प्रिंट करके, करेंसी प्रिंट करके RBI के द्वारा जो कमाया गया पैसा है दोस्तों, उसे सीनियोरेज कहा जाता है। सीनियोरेज मतलब द अर्निंग्स ऑफ RBI बाय प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों को लगता है सिर्फ छाप के ही पैसा कमा रहे हैं, अरे बैंकों तक पहुंचाना भी तो है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। और आसान भाषा में समझाते हैं यार, 500 रुपए का नोट प्रिंट जो किया है, क्या आपको लगता है कि उसकी कॉस्ट भी 500 रुपए होती है प्रिंटिंग की? नो नो, टेल मी, थिंक। 500 रुपीज का प्रिंट किया है नोट, तो क्या प्रिंटिंग कॉस्ट 500 ही थी? 2 रुपए 3 रुपए हो सकती है, कागज का टुकड़ा ही तो है। इंडिया में एक्चुअली अब रिप्रेजेंटेटिव करेंसी चलती है। वो जमाना चला गया कई सालों पहले, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के सिक्के होते थे। तो गोल्ड और सिल्वर की खुद की भी कोई अपनी वैल्यू होती थी। अगर कॉइन के तौर पे यूज नहीं करना, मेल्ट कर लो। मेल्ट करके सोने का क्या बनाना है, कड़ा बनाना है, हार बनाना है, क्या बनाना है बताओ, बना सकते थे। क्योंकि गोल्ड की अपनी खुद की एक इंटरनल वैल्यू या एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। बट आज के टाइम पर पेपर करेंसी या रिप्रेजेंटेटिव करेंसी या टोकन करेंसी, टोकन ही तो है एक तरीके से। 500 का नोट एक टोकन ही तो है। वो 500 का नोट आपको कोई भी 500 रुपए की वैल्यू दिलाता है दोस्तों। सो 500 रुपीज की आप मार्केट में वैल्यू ले रहे हो, 2-3 रुपए छापने में लगा। ये जो 497 498 रुपीज है, प्रॉफिट ही तो है। तो इनको सीनियोरेज कहा जाता है, जो कि RBI का एक प्रॉफिट या सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना। तो फिफ्थ ऑप्शन, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये हमारा सही पॉइंट है। अब ए ऑप्शन में तो नहीं है, तो ए मैंने एलिमिनेट कर दिया। बी में तो नहीं है, बी भी एलिमिनेट कर दिया। सी में भी और डी में भी, इन दोनों में है, तो मतलब 50% ऑफ द ऑप्शंस हैव बीन एलिमिनेटेड। अब या तो सी है या तो डी है, क्या करें, क्या देखें? चलो और भी चीजें देखते हैं। और क्या लिखा है, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। यार ये कोई भी बुक पढ़ लो, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, कोई भी पढ़ लो, इतना समझ आ जाता है कि लेंडिंग का काम नहीं करते हैं, लोन नहीं देते हैं दोस्तों, लोन नहीं देते हैं दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन गलत है, RBI लोन नहीं देता। बैंक्स हैं जो RBI के सुपरविजन में काम करते हैं, वो लोन देते हैं। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, वो लोन देते हैं, RBI लोन नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक है तो लोन देगा। वो सुपरवाइजरी बॉडी है, वो रेगुलेटरी बॉडी है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन को देखते ही काट दो, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन किस में है, सी में है। अच्छा
3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा डी। 2 and 5, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड, राइट। आरबीआई उससे भी पैसा कमाता है, सस्ते में खरीद के महंगे में जब बिक जाता है। $1 90 रुपीज का पड़ा था, आज वो मान लो 93 रुपीज का हो गया, तो आरबीआई का 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया पर डॉलर। और मान लो ऐसे $1 बिलियन थे आरबीआई के पास, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी से आरबीआई का फायदा हो सकता है। ऑप्शन ए, पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं है वो इनमें। ऑप्शन ए गलत इसलिए होता क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल नहीं करता। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब मोदी जी को पैसा चाहिए, रोड बनानी है, हाईवे बनाना है, उधार लेना पड़ेगा। आरबीआई मोदी जी के बिहाफ पे उधार लेगा जनता से, वो उसका काम होता है, डेट लेना, उधार लेना, राइट। जैसे पीछे हमने देखा था ना, आरबीआई रिलायंस उधार ले रहा था, यहाँ आरबीआई सरकार के लिए उधार लेता है। तो ऑप्शन ए उसके साथ कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा। और मैंने 4 क्यों गलत है वो बता ही दिया। पेंशन फंड आरबीआई मैनेज करता ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है, राइट। इसलिए ऑप्शन डी बचेगा, और इसी क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a BRSR, Business Responsibility and Sustainability Report। ये एक रिपोर्ट है, आरबीआई कहता है हर कंपनी को बनानी है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू ही करी है, अब आप थोड़ा और एडवांस स्टेज पे जाते हो, पढ़ना शुरू करते हो टॉपिक्स को, धीरे धीरे आपको आइडिया मिलता है, टॉपिक समझ आते हैं। तो आपको ये समझ आता है दोस्तों कि कोई भी अगर इंडिया के अंदर रिपोर्ट आ रही है तो वो करंट अफेयर्स में तो एक ना एक बार आएगी ही। और अगर करंट अफेयर्स में एक ना एक बार आएगी तो आप उसे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप उसे पढ़ोगे ही पढ़ोगे करंट अफेयर्स में अगर वो रिपोर्ट आती है तो अगर BRSR ये रिपोर्ट करंट अफेयर्स के अंदर आ रही है, तो आपको पता होता कि एक यूनिवर्सल रिपोर्ट है जो हर कंपनियों को बनानी है, पर लिमिटेड तौर पे ही ये करंट अफेयर्स में चलती है। दूसरी बात, अब नाम तो पढ़ो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, कि बिजनेस आपका रिस्पॉन्सिबल है और एनवायरमेंट के प्रति सस्टेनेबल है। क्वेश्चन क्लियर है ना? बिजनेस आपका रिस्पॉन्सिबल है नहीं है। छोटे बिजनेसेस से हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एनवायरमेंट के प्रति सस्टेनेबिलिटी निभाने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रख सकते। बड़ी कंपनियों से ही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे यार, छोटी कंपनियों पे क्यों हम ये बर्डन डाल देंगे। तो ये कह रहा है ऑल लिस्टेड कंपनीज, हजारों कंपनियों को रिपोर्ट बनानी होगी। अगर हजारों कंपनियों को बनानी होती तो करंट अफेयर्स में आता, करंट अफेयर्स में आता तो हमें पता होता। जैसे CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी कंपनियों को नहीं करना होता, जिसमें कुछ पैसा दान करना होता है कंपनी को अपने प्रॉफिट का, हर कंपनी को नहीं करना होता, कुछ लिमिटेड कंपनी जो एलिजिबल है। तो ये हर कंपनी कैसे बना सकती है, लॉजिक समझ है मेरी बात का? नहीं पता मुझे इसके बारे में, मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट मैं एक गैस ये कर सकता हूं कि ऑल लिस्टेड कंपनी अगर बना रही होती तो पूरे देश भर में इसकी हमेशा बातचीत चल रही होती, पर इसकी बात करते ही नहीं है लोग, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाई जाती है, वो भी कुछ कंपनियों के द्वारा जो कि एलिजिबल है। ठीक है ना, एक ऐसा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें एनवायरमेंट, पर्यावरण, हमारी सोसाइटी, समाज और गवर्नमेंट, गवर्नेंस जो गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर एक कंपनी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, आप वो देख पाते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनी तो नहीं बनाएंगी, ये मैं गेस कर पा रहा हूं। इन इंडिया, अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल। पैसे के अलावा बातें कर रहे हो, फाइनेंस के अलावा बातें कर रहे हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, वो तो पैसे से हटकर है, सोसाइटी की बात कर रहे हो, वो तो पैसे से हटकर है, गवर्नेंस की बात कर रहे हो, अगेन वो भी तो पैसे से हटकर है। तो ये सही हुआ ऑप्शन सेकंड, तो करेक्ट आंसर बी है। ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, इस पे कोई हमें डाउट नहीं कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 2 ओनली। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, हम अगले पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, मुर्गी पालन जो होता है, वूल रियरिंग जो बकरियां पाली जाती हैं ऊन के लिए, वूल के लिए जिसके स्वेटर बनते हैं, इन रूरल एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। हमको ये पता है, एज पर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एग्रीकल्चर इनकम इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्रीकल्चर से कमाया गया पैसा
उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती। पर यार ये एग्रीकल्चर का फॉर्म है क्या? क्या हम यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग को, वूल रियरिंग के, शीप्स को पालने को एग्रीकल्चर का पार्ट मान सकते हैं क्या? क्योंकि वो जमीन खेती से अलग है, जमीन पे जो खेती हो रही है उससे अलग है, वो कहीं ना कहीं कमर्शियल फार्मिंग है। तो आप उसे कैसे एग्रीकल्चर का पार्ट मान सकते हो? खुद ही सोचो यार। इसलिए इसको अलग रख के देखा जाता है। एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बकायदा लॉ है हमारे देश में इनकम टैक्स को लेकर। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है। इसके तहत एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग, राइट, दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड as agriculture income under the income tax, so that government can put tax on it. In fact, state governments can put tax on it. राज्य सरकार है, यूपी गवर्नमेंट, यूपी में ऐसी वाली इनकम पे टैक्स लगाएंगी जो पोल्ट्री और वूल रियरिंग से आ रही है, पोल्ट्री और वूल रियरिंग से आ रही है। ठीक है जी। तो फोर्थ ऑप्शन का पहला स्टेटमेंट कि इनकम इन एरिया से एग्जेम्प्ट है किस हर टैक्स से, गलत। स्टेट गवर्नमेंट्स इन पर टैक्स लगा सकती हैं, इसको एग्रीकल्चर इनकम की आप आड़ में बचा नहीं पाओगे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ उगा नहीं रहे, भेड़ बकरियां चला रहे हो, मुर्गियां पाल रहे हो, अलग है उससे। स्टेटमेंट नंबर 2, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। स्टेटमेंट 2 सही है। कैपिटल एसेट क्या होता है पहले ये समझ लो। मेरे पास ना 5 एकड़ जमीन पड़ी है, कमर्शियल है, इस पे मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैंने इसको बेच दिया, ठीक ना? तो ये एक कैपिटल एसेट है, मेरी संपत्ति है। कैपिटल एसेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति है। 5 एकड़ जमीन पड़ी थी, मैंने बेच दिया। मेरे पास फ्लैट पड़ा था, मैंने बेच दिया। मान लो खरीदा था 10 लाख का और बेच दिया 1 करोड़ का, तो ये जो 90 लाख रुपीज का डिफरेंस अमाउंट है, मेरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स कहते हैं। कैपिटल गेन्स किसी भी कैपिटल एसेट के बेसिस पे बनता है। जमीन होगी तभी तो उस पे आप बेचोगे, प्रॉफिट पे तो गेन कमा पाओगे, राइट? तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट नंबर 2, इन इंडिया द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट। स्टेटमेंट नंबर 2 ये आपका सही होगा, करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 ये आपका गलत होगा। 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। 2 करेक्ट क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर करते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। और करेक्ट आंसर इन सारे ऑप्शंस को देखकर डी होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस लॉजिक से सही जवाब ये ऑप्शन डी होना चाहिए। एज आई सेड, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट, सही बात है। इनकम टैक्स के दायरे में उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बाकी जमीनों को कैपिटल एसेट मानते हैं जिनको बेच रहे हो हायर प्रॉफिट पे, हायर प्राइस पे। स्टेटमेंट नंबर 1 ये गलत है, क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटीज है, उन पे स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर टैक्स लगा सकती है। करेक्ट आंसर डी हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट असर्शन टाइप फॉर्म में है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3। अब इसको आपको बताना है कौन सा सही है। अब consider the following statements as regards returns from an investment in a company. Generally, bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. ये शेयर्स में पैसा लगाते हो, शेयर्स कई बार प्राइस कम हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं बचता उसमें। कई बार शेयर्स के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट नहीं बचता है, तो मार्केट सेंटिमेंट बहुत खराब हो जाता है, उस पर रिस्क कम होता है, ये कह रहा है। पहली बात सही है, गलत तो नहीं है। बॉन्ड्स के अंदर, बॉन्ड में आप पैसा किसी को उधार पे दे रहे हो जो फिक्स्ड हर महीने ब्याज आपको देगा ही देगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी whereas stockholders are its owners.
बॉन्ड होल्डर्स उधार दे रहे हैं कंपनी को, स्टॉक होल्डर्स उस कंपनी के मालिक हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, सही बात है। बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, क्योंकि पहले पैसा प्रॉफिट है, मान लो 1 करोड़ प्रॉफिट है, 20 लाख बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, तो पहले इन्हें इंटरेस्ट दो। इसके बाद जो 80 लाख का प्रॉफिट बचेगा वो फिर शेयर होल्डर्स में बांटोगे आप। क्योंकि इनका पहले पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट का पहला हिस्सा मिलेगा उनके उधार को चुकाने के लिए। इसलिए ये सेटिस्फैक्टरी होता है इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपका पैसा सेफ है। अब ऑप्शंस देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, सही बात है, 2 एंड 3 आर करेक्ट। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 कि ये लो रिस्क के होते हैं। लो रिस्क के क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ उधार दे रहे हैं, ये सिर्फ लेंडर है, और अल्टीमेटली रीपेमेंट पहले इनको किया जाएगा, रीपेमेंट पहले इनको किया जाएगा। तो मुझे ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। बी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, वो तो सही है, बट स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा तो है नहीं, सारे ही करेक्ट हैं। एंड नाइदर स्टेटमेंट, अरे भाई मैंने दिखाया तो सही तो है, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, पेज फंसेगा तो ए और बी के बीच में, जिसको आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ेगा। बट आप एक बारी तीनों को एक साथ इन फॉर्मेट में रीड करोगे, आंसर निकल आएगा। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट्स अपने आप में मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम यहां आती है इसको, इस ऑर्डर को समझने में कि भाई इनमें से क्या है सही। तो बॉन्ड्स के बारे में मैंने बताया, बॉन्ड होल्डर्स रिलेटिवली लोअर रिस्क के होते हैं, लोअर रिस्क के होते हैं, क्यों? क्योंकि वो लेंडर्स हैं और उनको फिक्स्ड रीपेमेंट मिलेगा, प्रॉफिट का पहला हिस्सा मिलेगा, उसके बाद वो फिर जाके शेयर होल्डर्स में बढ़ता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था, चलिए अगले पे चलें। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन of all equity options contract traded globally, thus exhibiting a great boom। हमारी इकोनॉमी में इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग अभी कुछ साल पहले ही प्रेवलेंट हुई है, कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन, वेरी वेरी लार्ज पोर्शन इंडिया के अंदर हो रहा है इक्विटी ऑप्शंस के अंदर। ये थोड़ा हमें डूबियस लग रहा है, देखते हैं एक बार। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time। ये एक्चुअली करंट अफेयर्स के अंदर मुद्दा चल भी रहा था दोस्तों, कि इंडिया के अंदर जो शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर द ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड मैसिवली। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ा है, बल्कि सितंबर 2024 की बात है, इंडिया का मार्केट कैपिटल 17% ज्यादा था हांगकांग के शेयर मार्केट कैपिटल के मुकाबले। हालांकि हांगकांग के आगे पीछे हम रहते हैं, कभी हम क्रॉस कर जाते हैं, कभी वो क्रॉस कर जाते हैं, बट ये कह रहा है कि हमने रैपिडली ग्रो किया है, इवन ओवरटेकिंग इट एट सम पॉइंट, कभी कभार हमने ओवरटेक किया है। तो ऑप्शन 2 तो सही है। ऑप्शन 3, there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisors in this regard। कि छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, बिल्कुल गलत, सेबी है इंडिया के अंदर। तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, बी, सी और डी तीनों गलत हो गए इस थर्ड स्टेटमेंट के गलत होने की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है। और जब भी आप ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप ओपन करते हैं, तो आपको सामने ही इन ऐप्स के अंदर एक एक डिस्क्लेमर देखने मिलता है कि भाई ये एफएनओ बहुत रिस्की होता है, 90% इन्वेस्टर्स का पैसा लुट जाता है। तो सेबी ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली ही सही हो सकता है। अब
ऑप्शन नंबर 1 को मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें सही करना पड़ेगा। ऑल्दो इसमें क्या लिखा है, वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडेड ग्लोबली इंडिया में होते हैं। वेरी लार्ज, कितना लार्ज ये क्लियरली नहीं लिखा, बट यस हमें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की कमी है, डर्थ है, मजबूरी में ए ऑप्शन ही पिक करना पड़ेगा। अगर हम निट पिकिंग करने बैठ गए कि नहीं यार वेरी लार्ज कैसे हो सकता है, तो हम गलती कर देंगे। तो इसलिए बाकी ऑप्शंस को देखना जरूरी होता है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर शेयर मार्केट के वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके माध्यम से कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग मतलब कि अभी सस्ता चल रहा है शेयर, खरीदा और बाद में बेच दिया जब रेट बढ़ गया। तो प्रॉफिट कमाने के लिए लोग जब शेयर प्राइस बढ़ते हैं या शेयर प्राइस कम होते हैं, इस चीज से प्रॉफिट कमाने के लिए ये कुछ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। ये हम पढ़ते हैं हमारे फाइनेंस के लेक्चर के अंदर। फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फ्यूचर्स में मैं फ्यूचर में होने वाले प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज से बचने की कोशिश करता हूं, और ट्रेडर लोग इसी चीज से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस का शेयर बाद में महंगा हो जाएगा, मैं काम करता हूं अभी खरीद लेता हूं बाद में बेच दूंगा, ठीक है ना, जब रेट बढ़ गया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरा यहाँ पे लॉजिक ये है कि मैं अभी खरीद लिया, आगे जब शेयर प्राइस बढ़ा तो मैंने उससे प्रॉफिट कमाया। ये मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से मौका मिलता है। फ्यूचर्स के अंदर आपका रिस्क काफी हाई होता है। ऑप्शंस के अंदर आपने जितना पैसा मार्जिन का दिया है, जितना आपने एडवांस दिया है, जितना आपका पैसा ब्लॉक हुआ है, सिर्फ उतना ही रिस्क होता है। ऑप्शंस में लिमिटेड रिस्क होता है, फ्यूचर्स में बहुत हाई रिस्क होता है। इसलिए आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग बढ़ रही है कि कम रिस्क में, कम तो नहीं होता, मॉडरेट होता है, मॉडरेट रिस्क में आपको शेयर खरीदने का, शेयर की ऑप्शन को खरीदने का मौका मिलता है, ताकि रेट बढ़े या रेट कम हो तो उससे आप फायदा उठा पाओ। ठीक है ना, ये बहुत इंडिया में पॉपुलर हो रहा है बट बहुत रिस्की है, क्योंकि मुझे क्या पता है शेयर मार्केट में कल क्या हो जाए। मैंने सोचा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वहां ट्रंप ने मिसाइल मार दी किसी देश पे, वेनेजुएला और ईरान के साथ कर ही चुके हैं, शेयर मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। मैंने तो सोचा था एक्स होगा, हो गया वाई, मेरे मुताबिक नहीं हुआ, तो वो शेयर प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो गया, मुझे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक तरीके से बेट लगाई है दैट द शेयर प्राइस विल इंक्रीज, और अगर वो होता है तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट आपकी बेट यहाँ पे गलत हो गई ना। आपको कैसे कुछ पैसा मिल सकता है, बल्कि जो पैसा गया है वो तक लॉस हो सकता है। ठीक है ना, लोग जैसे स्पेकुलेशन करते हैं, क्रिकेट के अंदर भी करते हैं कि अगली बॉल पे छक्का, अगली बॉल पे वो आउट हो गया, तो आपको थोड़ा ना पैसा मिलेगा, छक्का मारता तो आपको पैसा बढ़ के मिलता। एक तरीके से बेट है, यहाँ पे भी एक तरीके से बेट ही होती है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। ये एनवायरनमेंट से भी जुड़ा है और इकोनॉमिक से भी जुड़ा है, सर्कुलर इकोनॉमी। इसका हम सीधा आंसर देखते हैं, क्योंकि काफी फैक्चुअल नेचर का है और काफी इजी टू सॉल्व भी है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकल, रीयूज। हमारे घर में हम प्लास्टिक लेकर आते हैं, उस प्लास्टिक को हम गलत तरीके से अगर डिस्पोज कर दें, कूड़े में ढंग से नहीं डालें, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट सही से ना रखें, तो वो वेस्टेज में चला जाता है, वो कूड़ेदानों में पड़ा रहेगा, लैंड फिल में पड़ा रहेगा, डंप साइट्स में पड़ा रहेगा और सड़ेगा, और कई सालों तक सड़ता रहेगा। पर उसको आप प्रॉपरली ना रिसाइकल कर सकते हो। जैसे कांच की बॉटल होती है, वो रिसाइकल हो जाती है, ठीक है ना, उनमें उनको वॉश करके फिर से क्लीन करके फिर से यूज किया जा सकता है। मुद्दे की बात क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होते हैं। हाँ, ऐसा तो है, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग एमिशन कूड़े को जलाने से जो होते वो कम हो जाएंगे। दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है सर्कुलर इकोनॉमी एज इनपुट्स। रॉ मटेरियल मतलब जो भी चीजें आपके किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज होती हैं दोस्तों। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज यूज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्लास देख रहे हैं, कांच। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेपर देख रहे हैं, पेपर को रीयूज करते हो, तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कम करता है अगर आप सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में।
क्योंकि वेस्टेज आप कम करना चाहते हो। जैसे अमेजोन आजकल क्या कर रहा है, पहले प्लास्टिक के डब्बे भेजता था, आजकल वो वुडन कार्डबोर्ड और कई सारे रिसाइकल्ड मटेरियल के डब्बे डालता है, वो उसको फिर से यूज कर सकता है। तो बार बार नई प्लास्टिक यूज करने की कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि अब आप रिसाइकल कर रहे हो और उसी रॉ मटेरियल को फिर से यूज कर रहे हो। इसलिए उसका इस्तेमाल जो आप कर रहे हो उसकी वजह से जितनी क्वांटिटी में पहले चाहिए होता था उतनी क्वांटिटी में अब नहीं चाहिए, उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इंडिया के अंदर हमें वेस्टेज ये अल्टीमेटली कम करना है, इसलिए हम सर्कुलर इकोनॉमी का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कूड़ा कूड़ेदानों में पड़ा रहता है, वो पहाड़ बन जाते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी टॉक्स अबाउट रीयूज रिसाइकल। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो 100% सही है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, अब ऑप्शन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, हाँ सही बात है। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 कि circular economy reduces the raw materials, circular economy reduces the wastage, and that is why it reduces the emission। अरे बिल्कुल परफेक्ट बैठा। स्टेटमेंट 2 और 3 को मैंने रीड किया और उसके आगे दैट इज वाई लगा दिया, और इस वजह से, क्योंकि एक्सप्लेन करने का लिखा है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये होता है, ये होता है, इस वजह से वो होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस वजह से 1 होता है। ये तो बिल्कुल ही फिट बैठ गया। करेक्ट ऑप्शन ए है दोस्तों। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1। बाकी ऑप्शंस में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन ही फिट बैठ गया। बट अगर आप बाकी भी एक्सप्लोर करते हो तब भी आपको अल्टीमेटली ये देखने मिलेगा कि स्टेटमेंट नंबर ए इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। आप बाकियों पे भी टाइम लगा सकते हो, पर मुझे पहले ही दिख गया तो फिर मैं क्यों उस पर टाइम लगाऊंगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन, consider the following statement: capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government. Borrowings and disinvestments are capital receipts. Interest received on loan creates a liability on the government। ये है बजट चैप्टर से, बजट और फिस्कल पॉलिसी से। हमारे देश के बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जो सरकार खर्चा कर रही है एक्सपेंडिचर, और एक होता है जो सरकार की रिसीट्स, पैसा आ रहा है सरकार के पास। तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोस्तों बजट के दो हिस्से होते हैं, जिसमें रिसीट्स में आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिसीट्स। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम समय की, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा समय की। लॉन्ग टर्म रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म रिसीट्स में आता है कि सरकार ने किसी को लोन दिया था, वो लोन का पैसा वापस आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया। सरकार ने कोई नया लोन ले लिया है खुद से, तो जब सरकार लोन ले रही है, सरकार के ऊपर कर्जा या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। क्या लिखा है? कैपिटल रिसीट क्रिएट लायबिलिटी। अभी तो हमने देखा कि सरकार ने लोन लिया, लोन टेकन, तो लायबिलिटी जो है आपकी ये बढ़ गई है, लोन लिया है ना, कर्ज बढ़ गया सर पे। एंड कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जब सरकार सेल ऑफ लैंड करती है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट लोन का आपके पास आ जाए, आपने लोन दिया था, मान लो बांग्लादेश को दिया था, वो पैसा आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नया लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से। तीसरा पॉइंट, आपने सेल ऑफ लैंड किया है, जमीन बेच दी सरकार ने, तो इन सब से सरकार की जेब में पैसा आता है, वो भी कुछ एक दो महीने वाला नहीं, लॉन्ग टर्म नेचर का। लैंड इज केप्ट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है कि कैपिटल रिसीट्स जो है लायबिलिटी क्रिएट करती है, या लैंड सेल कर दिया, जमीन सेल कर दी। मान लो अब तक 3000 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ बेच दी, तो 2998, 2998 एकड़ ही बची है। अल्टीमेटली सरकार के एसेट्स में कमी हुई, बिल्कुल हुई सर, बिल्कुल हुई। इसीलिए दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एसेट्स में कमी भी हो रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल एसेट। जी, जो आप उधार ले रहे हो, लोन टेकन, सेल ऑफ लैंड किया, या सरकार सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज करती है, सरकारी कंपनियों के शेयर्स को बेचती है, राइट। सरकारी कंपनियों के शेयर्स को बेचती है, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना मतलब कहीं पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब वहां से पैसा निकाल देना। तो बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर
अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स, बिल्कुल 2 भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन अब ए या डी ही हो सकते हैं। अब थर्ड के ऊपर है कि थर्ड सही है कि नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। अरे कमाई हुई है भाई, आपने इंटरेस्ट कमाया है, ये आपके ऊपर लायबिलिटी या उधारी कैसे बन सकती है जो पैसा आपने कमा लिया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, थर्ड तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, करेक्ट आंसर ए, 1 and 2 ओनली। देखा ना कितना आसान था। 9th क्वेश्चन पे चले। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 crore and the revenue receipt of the government are 60,000 crore, 60,000 crore। The government budget also shows a borrowing of 10,000 crore, सरकार ने उधार लिया है, and interest payment of 6,000 crore। Which of the following statements are correct? यूपीएससी कभी न्यूमेरिकल्स पूछता नहीं था, इस बार पूछा है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, मतलब मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 80,000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट 60,000 का, ये हम बजट के अंदर पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी से अगर अभी वाकिफ नहीं है आप, हो जाएंगे आप, ऐसे तो होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो 80,000 का खर्चा हुआ और 60,000 सरकार ने कमाया था, रिसीव किया था साल भर जो उसके पास आया था। रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ होगा, बिल्कुल इसका मैं अगर डिफरेंस कर दूंगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, कि शॉर्ट टर्म का कितना पैसा कमाया और शॉर्ट टर्म का ही कितना पैसा खर्चा, उसके बीच का फर्क। खर्चा 20,000 करोड़ ज्यादा हो गया है, इसलिए रेवेन्यू रिसीव 20,000 करोड़ होगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने बोरो किया है 10,000 और 10,000 करोड़ या गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो कहां इसमें कैलकुलेशन है, कुछ नंबर्स हैं बट कैलकुलेशन नहीं है। 10,000 का बोरोइंग कह रहा है और 10,000 की फिस्कल डेफिसिट कह रहा है, तो बात एक ही है, एक ही चीज है दोस्तों, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑफ 10,000 करोड़। ठीक है, मैं स्पाइडरमैन को एक सुपर हीरो बोलूं या स्पाइडरमैन बोलूं, बात तो एक ही है। ऐसे ही मैं फिस्कल डेफिसिट बोलूं, बोरोइंग बोलूं, बात तो एक ही है। प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, ये निकलता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 6,000 करोड़, फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट है, बोरोइंग्स का अमाउंट है 10,000 करोड़, तो 10,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 4,000 करोड़। ओहो, ये भी सही हो गया। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, सही से स्टेटेड है, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10। A country's fiscal deficit stands at 50,000 crore rupees. It is receiving 10,000 crore through non-debt creating capital receipt। 50,000 करोड़ का देश का फिस्कल डेफिसिट है दोस्तों। भाई साहब कितना भारी अमाउंट है, सरकार को बेसिकली इतना उधार लेना पड़ रहा है, जिसमें से सरकार उधार लेकर डेवलपमेंट पे खर्चेगी कुछ पैसा और कुछ पैसा इंटरेस्ट पे चुकाएगी। ये कह रहा है व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में अगर देख रहा हूं तो ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब वो पैसा जो सरकार के पास लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। कैपिटल रिसीट टर्म देखा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा आ रहा है, जैसे लोन लिया है, राइट। बट नॉन डेट कह रहा है तो लोन नहीं आएगा, बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रही है, उससे कमाए गए पैसे की बात कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। व्हाट गवर्नमेंट हैज अर्नड बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक। अब इस क्वेश्चन का सीधा लॉजिक है कि आप ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बताओ। प्राइमरी डेफिसिट का मैंने अभी आपको तरीका बताया था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट मतलब जो आप उधार ले रहे हो, कितना उधार ले रहे हो, 50,000 करोड़ ले रहे हो, 10,000 करोड़ को छोड़ दो क्योंकि ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, ये वो फिस्कल डेफिसिट वाली कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, तो हम लिखेंगे क्यों यहाँ पे इसको। इंटरेस्ट कितना है 1,500, तो 50,000 माइनस 1,500 इक्वल टू 48,500। और देखिए एक सेकंड में निकल आया करेक्ट आंसर, ए ही ऑप्शन है। इस पेपर में इस बारी काफी हद तक ऑप्शन ए ही करेक्ट हो रहे हैं, हमने नोटिस किया होगा। हर बार ये पैटर्न नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं है, बट वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स दीज क्वेश्चंस आर रिपीटिंग।
This sequence is repeating, pardon me. तो 48,500 crore rupees is the correct answer. बता दिया क्यों. अच्छा, IBRD है, वर्ल्ड बैंक का एक आर्म होता है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसके 5 आर्म होते हैं, 5 हिस्से होते हैं. जैसे हमारे हमारे 2 हाथ है ना, 2 हाथ, ऐसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 हाथ हैं, जिसमें से एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. दूसरा है IDA. तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. चौथा है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. और पांचवा है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. दोस्तों, IBRD के ऊपर सवाल है. ये ना बनाया गया था लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज को पैसा उधार में देने के लिए, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, आफ्टर द मीटिंग विच हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स. जिस मीटिंग को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1944-45 के अंदर ये मीटिंग के बाद अल्टीमेटली बनाया गया था IBRD, जो कि बेसिकली लोन देता है, गारंटी देता है लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज को, कि जो तबाही मची है उन देशों के अंदर, उस तबाही को रिस्ट्रक्चर किया जा सके, उन गरीब लोगों की मदद की जा सके. दोस्तों, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा. तो इसलिए इसको बनाया गया था. लोन्स और गारंटी देता है, बिल्कुल, ताकि उन देशों में इन्वेस्टमेंट्स हो सकें, लोगों के पास पीने का पानी, खाने के लिए, रोड्स के लिए पैसा आ सके इनके उधार से. इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. बिल्कुल, ये इसकी वेबसाइट पर भी लिखा है, इसके चार्टर में भी लिखा है कि ओरिजिनली यूरोप के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, क्योंकि यूरोप में बहुत तबाही हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद. हिटलर ने बहुत तबाही मचाई थी. तो 1 भी सही है, 3 भी सही है, गलत नहीं है 3. पैसा यूरोप के बाहर भी देता है, बट बनाया गया था ओरिजिनली यूरोप की हेल्प के लिए. इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी. सिंगल हैंडेडली तो काम नहीं करता. IBRD है, IDA है, IFC है, फिर IMF भी है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी है, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है. तो काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, ये सिंगल हैंडेडली तो नहीं कर रहा. सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत हो गया. 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर C, 1 एंड 3 इज द करेक्ट वन. इट इज द करेक्ट वन. 1 एंड 3 ओनली, C इज द करेक्ट आंसर. चलिए, 11th क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया, C. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज द 12th क्वेश्चन. इसको करके हम ये सेशन खत्म कर देंगे. बिफोर वी गो, प्लीज लाइक द वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर अपीयरिंग इन द अपकमिंग प्रीलिम्स. RTGS और NEFT, देखो यार, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, RTGS, NEFT और IMPS, जिनके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से दूसरे लोगों को. होता तो UPI टेक्नोलॉजी भी है, और वो भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बट यहाँ पे नहीं लिखते, हम उसे अलग से लिखते हैं. RTGS RBI के द्वारा, NEFT भी RBI के द्वारा चलाया जाता है. IMPS जो है वो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रन है. तो क्वेश्चन है, इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस. आप RTGS की फुल फॉर्म भी याद रखते हो ना, तो आपको ये सॉल्व करने का मौका मिलेगा करेक्टली कि इसका मतलब है रियल टाइम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS. RTGS के अंदर आपका पैसा रियल टाइम में ट्रांसफर होता है, इमीडिएटली ट्रांसफर होता है. एंड इन केस ऑफ NEFT देयर इज सम टाइम, हाँ थोड़ा लैग आता है, क्योंकि ये आधे आधे घंटे के बैचेस के अंदर होता है दोस्तों. तो RTGS का मतलब ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि रियल टाइम बेसिस पे, इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट ट्रांसफर होती है. बट NEFT के अंदर जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, उसमें बैचेस में पेमेंट जाती है, थोड़ा थोड़ा टाइम के अंदर, बैचेस के अंदर. तो ये उतना इमीडिएट नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम टू सेटल. तो 1 तो बिल्कुल सही है. दूसरा, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन व्हाइल दैट इज नॉट इन द केस ऑफ NEFT. एक्चुअली आउटवर्ड पे लगता है पैसा, इनवर्ड पे नहीं लगता. मतलब मैंने तुमको पैसा भेजा, मेरे अकाउंट से जब पैसा जा रहा है ना, कुछ चार्जेस कट होंगे, कुछ चार्जेस कट होंगे, बट तुम्हारे पास जब तुम रिसीव कर रहे हो वो फ्री है, नो चार्ज, इट इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता. तो स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत हो गया, 2 ऑप्शन ही गलत हो गया.
फिर देखो, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज while this is not true for NEFT. आरटीजीएस की ऑपरेटिंग आवर्स दोस्तों 24/7 365 डेज है। 24/7 365 डेज। इनफैक्ट अब ये तीनों आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस 24/7 365 चलने की कोशिश है, चल ही रहे हैं। एनईएफटी के अंदर बस ये है कि आपने अगर अभी ट्रांजैक्शन करी है ना, तो आधे घंटे के बैच के बाद, हाफ ऑफ आवर के इंटरवल के बाद, आरबीआई के अप्रूवल के बाद पैसा ट्रांसफर होगा। वो उतना इंस्टेंट नहीं होता, बट चलता तो वो राउंड द क्लॉक ही है। इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक 24/7 365। ठीक है ना, तीनों 24/7 365 है। तो ये क्या कह रहा है, इसके ऑपरेटिंग आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं, 24/7 365 इसके ऑपरेटिंग आवर्स चलते हैं स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 भी गलत है, 2 भी गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट, तो ए ही हुआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। एंड दिस इज व्हाई वी से सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने 2025 के सवाल करे हैं सॉल्व इकोनॉमिक्स के सेक्शन के, ऐसे ही सिमिलरली 2024 के, 2023 के अलग अलग प्रीलिम्स के मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच देम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स, एंड प्लीज टेक केयर। आई प्रे टू गॉड दैट यू अचीव सक्सेस। आप जरूर सक्सेसफुल हो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।